एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स मेंटर। तो आज की क्लास में हम अगेन क्लास 12th इकोनॉमिक्स की एक नई यूनिट कवर करने जा रहे हैं विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज। ये एक बहुत इजी यूनिट है और बहुत ही छोटी यूनिट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी एक ही बात है, बस दो अलग अलग नाम है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी क्या है? कोई भी ऐसी करेंसी जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा हो उसे आप फॉरेन करेंसी कहते हो। आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? आपकी कंट्री की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। उस रुपी के अलावा आप इस दुनिया में जितनी भी करेंसीज है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल डॉलर, यूरो एट्सेट्रा। ओके, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि डिमांड कर्व कैसा होता है इस फॉरेन करेंसी का। इसकी भी डिमांड करी जाती है, फॉरेन करेंसी को भी खरीदा जाता है, डॉलर को, क्योंकि अगर आपको कोई सामान, अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो तो जिस पर्टिकुलर जगह आप जा रहे हो, आप वहाँ की करेंसी लाइक यूएई जा रहे हो तो आप दिरहम्स आपके पास होने चाहिए, वहाँ रुपी तो चलेगा नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। कहीं और जा रहे हो तो वहाँ की करेंसी चाहिए। तो सिमिलरली आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस फॉरेन एक्सचेंज की भी अपनी डिमांड होती है और इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। कैसे करता है ये सीखेंगे। पहले हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज अब फॉरेन एक्सचेंज का अपना एक प्राइस होता है। जैसे मान लो कि $1 पहले था 70 रुपये का, अब वही $1 कितने का हो गया? 50 रुपये का हो गया। पहले अगर आपको $1 खरीदना होता था तो आपको इंडियन रुपीज़ में 70 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, जहाँ हम दो करेंसीज के रेट को लिखते हैं कि अगर एक करेंसी खरीदनी है तो हमें कितने पैसे देने होंगे। वैसे ही अगर किसी फॉरेनर को 70 रुपीज़ चाहिए तो उसे $1 देना होगा। तो हुआ क्या, सपोज करो इस फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस जो है वो गिर गया। पहले $1 50 रुपीज़ का हुआ करता था, वही $1 अब कितने का हो गया? पहले $1 70 रुपीज़ का हुआ करता था, वही $1 अब कितने रुपए का हो गया? 50 रुपये का। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सस्ता हो गया। अब आप ये देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर $1 पहले 70 का मिल रहा था लेकिन अब उसी $1 के लिए आपको 50 रुपये की पेमेंट करनी है, इसका मतलब डॉलर सस्ता हो गया, तो डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। जब डॉलर सस्ता हो गया तो बाहर के जो गुड्स हैं वो भी आपके लिए क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। जब बाहर के गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो आप उन्हें ज़्यादा खरीदोगे, इम्पोर्ट कराओगे। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेन गुड्स को अपनी कंट्री मंगाना, उन्हें खरीदना। इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। जब इम्पोर्ट बढ़ जाएगा तो आपका जो आप इम्पोर्ट करने के लिए क्या आप रुपीज़ में पेमेंट करोगे? नहीं ना, आप तो फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करोगे। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। $1 70 से $1 50 हो गया। पहले $1 70 पे इतनी डिमांड थी, अब क्या हुआ? $1 50 हो गया। $1 50 प्राइस गिर गया फॉरेन एक्सचेंज का। जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस गिर गया तो अब क्या हुआ कि डॉलर सस्ता हो गया, हम लोग फॉरेन गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा करेंगे। पहले हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते थे इतनी, अब हमने फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ा के इतनी कर दी। तो यहाँ से जो प्राइस, इस लेवल का प्राइस अब इस लेवल की क्वांटिटी पे चला गया, तो ये ऐसे बन गया। अब डिमांड कर्व कैसे बनता है? डिमांड के ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो इससे एक चीज प्रूव हुई कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है। और एक चीज हमने और सीखी, जब प्राइस गिरा तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो हो गई वो बढ़ गई। जब प्राइस गिरा तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, वहां इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, हमने डिक्रीज का केस लिया तो पहले मैं डिक्रीज का ही केस लेती हूँ। अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब उल्टा। और ये चीज़ आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं बता देती हूँ अगर नहीं याद है तो,
जब भी कहीं इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो उस चीज का डिमांड उस चीज का कर्व, उसका ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक और इसी का ऑपोजिट केस से समझते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, मान लो पहले चल रहा था $1.50, अब वही $1.70 का मिला, अब क्या हो गया? सिचुएशन इमेजिन करो, फॉरेन एक्सचेंज आपके लिए महंगा हो गया, क्या आप बाहर से सामान खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। डॉलर एप्रिशिएट हो गया, फॉरेन गुड्स आपके लिए महंगे हो गए, आप बाहर से सामान नहीं खरीदोगे तो आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला कि जब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है, फॉरेन एक्सचेंज की जब प्राइस बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाती है। मतलब वाइस वर्सा, एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम हो गई, और क्योंकि एक चीज बढ़ी और दूसरी कम हो गई तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है और डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है। इसका ये एग्जाम्पल लेते हैं। पहले $70 था तो हम इतनी क्वांटिटी डिमांड करते थे, फिर प्राइस गिर के इतना हो गया, फिर हम इस पे ज्यादा क्वांटिटी खरीदने लग गए। पहले प्राइस गिरा, दोबारा से समझाती हूँ मैं, पहले प्राइस ये था तो हम इतनी क्वांटिटी डिमांड करते थे, अब प्राइस गिर गया तो हम ज्यादा क्वांटिटी, पहले हम इतनी क्वांटिटी डिमांड करते थे, अब हमने इससे इतनी कर दी, तो यहाँ से प्राइस, यहाँ वाली डिमांड, तो जब इन पॉइंट्स को आप मैच करोगे तो आपका डिमांड का फिर से डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ये डायग्राम, ये एक्सप्लेनेशन एज इट इज आपको यूज करनी है और आई कैन गारंटी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मेरे नोट्स कंप्लीटली सीबीएसई ओरिएंटेड है, बोर्ड एग्जाम्स ओरिएंटेड। अच्छा, एक चीज हमें सीखनी है कि फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के सोर्सेज क्या है, कब कब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करी जाती है। कब करते हो आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड? जब आपको कोई गुड बाहर से खरीदना होता है, यानी बाहर से अब्रॉड से मंगाना है, मतलब इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर हो सकता है आप कोई सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई सर्विस बाहर से ले रहे हो। थर्ड, अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, आप अगर अब्रॉड घूमने जा रहे हो तो आपको चाहिए ना डॉलर, यूरो, जो हाँ जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हो। और लास्ट है लेंडिंग टू अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड में बाहर अपना पैसा उधार दे रहे हो तो भी आपको डॉलर चाहिए, मतलब जो भी फॉरेन करेंसी, कंसर्न फॉरेन करेंसी चाहिए। तो क्या 4 सोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, पीपल गोइंग ऑन फॉरेन टूर्स, लेंडिंग टू अब्रॉड। अच्छा, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होती है? डिमांड मतलब हम कब उसकी डिमांड करते हैं, लेकिन सप्लाई मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कब सप्लाई होता है, कब? उसका उल्टा, उधर क्या था? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इधर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम यहाँ से मान लो हम अपने मैंगोज बना के उधर भेज रहे हैं, तो वो इसका पैसा देंगे ना, रुपये में पे करेंगे वो भी, तो हम सॉरी वो भी हमें किस में पे करेंगे? डॉलर में। तो एक क्या हो गया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा वैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वैसे अगर कोई अब्रॉड से हमारी कंट्री में विजिट करने आ रहा है तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज लाएगा, राइट। और लास्ट है बोरोइंग्स, उसका उल्टा है, वहां लेंडिंग था, यहाँ बोरोइंग है। अगर वहां से कोई हमें लोन दे रहा है तो वो भी क्या हो जाएगी? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये 1 मार्कर में आ सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और 1 मार्कर में आ सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे हमने पढ़ा कि हमारा जो सप्लाई डिमांड कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वैसे ही हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि सप्लाई के केस में प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक गिरती है तो दूसरी भी गिरती है। तो कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैंने आपको बताया है ये पहले भी, अगर इकोनॉमिक्स में एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है, मैं एक बार रफ में समझा देती हूँ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर इकोनॉमिक्स में एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, एक चीज बढ़ी दूसरी कम हो गई, उल्टा हो रहा है, एक चीज कम हुई दूसरी बढ़ गई। तो ऐसे केस में एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, उल्टा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप। और ऐसे केस में जो कर्व बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बट मान लो कि इसका उल्टा होता है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है पहले केस में,
दूसरे केस में एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं हम इसको? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और ऐसे केस में जो हमारा डिमांड है, जो हमारा सब कर्व है, जो भी पर्टिकुलर कर्व है, वो हमारा बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। इसको भी आप अपने रजिस्टर में नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये ऐसा कंसेप्ट है आपको आगे भी इको में काम आएगा। तो होता क्या है हमारे इस केस में भी, जो प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज का, वो अगर बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो भी मैं आपको अपने नोट से समझाऊंगी। तो इसीलिए सप्लाई कर्व में, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, इसलिए जो सप्लाई कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो हम अपने नोट से समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। Why supply curve of foreign exchange slopes upward? This is because there is direct relationship between price of foreign exchange and supply of foreign exchange. It can be proved in two cases. For example, अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज सस्ता हो जाए, पहले $1 $70 का मिलता था और अब $1 $50 का मिलता है। पहले सोचो $1 के लिए आपको $70 दे के आने पड़ते थे, बट अब उसी $1 के लिए आपको $50 दे के आने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर आपके लिए सस्ता हो गया। अगर डॉलर सस्ता हो गया तो सिंस बिकॉज डॉलर सस्ता हो गया तो इसका मतलब है रुपी महंगा हो गया। एक चीज याद रखना, अगर डॉलर सस्ता तो रुपी महंगा, अगर डॉलर महंगा तो रुपी सस्ता। तो इंडियन रुपी महंगा हो गया। अब इंडियन रुपी महंगा हो गया तो क्या बाहर के लोग हमारा सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो यानी हम बाहर सामान कम बेचेंगे क्योंकि वो लोग खरीदेंगे नहीं। तो एक्सपोर्ट्स, हमारा इंडिया का सामान बाहर कम जाएगा क्योंकि हमारे सामान महंगा होगा, क्योंकि हमारा रुपी महंगा हो गया। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई गिर जाएगी क्योंकि लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, $1 70 था जब, तो हम इतनी सप्लाई कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज की। जब $1 50 हो गया, ठीक है, जब $1 50 हो गया तो हमारे जो इंडियन रुपी है वो महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, रुपी महंगा हो गया, एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज हो गए क्योंकि हमारे गुड्स महंगे हो गए। तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी कंट्री में जहां पहले इतना आ रहा था वो इतना ही आएगा, इतना। तो आप देखोगे जब ये दो पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे, ये वाला और ये वाला, तो सप्लाई का ऐसे बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। सेम इसका ऑपोजिट केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि जो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो राइज कर जाता है। पहले $1 $50 का मिलता था, वही $1 अब $70 का है। पहले $1 के लिए आपको सिर्फ $50 देने होते थे, अब $1 के लिए आपको $70 देने पड़ेंगे। तो डॉलर जो है वो महंगा हो गया, और जब डॉलर महंगा होता है तो हमारा इंडियन रुपी जो है वो सस्ता हो जाता है, तो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स। आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। मैं जो ये वर्डिंग यूज कर रही हूँ सस्ता हो गया, आप इसको नहीं ऐसे लिख सकते, यू कैंट राइट इंडियन रुपी गेट्स चीपर, यू हैव टू यूज द वर्ड इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स। ठीक है, आप अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे समझ सकते हैं। डेप्रिशिएट का होना मतलब यही है कि सस्ता हो गया, बट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज तो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो जब इंडियन रुपी सस्ता हो गया तो बाहर जो फॉरेनर्स है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कराएंगे, हमारे सामान ज्यादा मंगाएंगे, तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि इंडियन गुड सस्ते हो गए, वो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो हमारी कंट्री में क्योंकि वो सामान ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा भी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा।
फॉर एग्जाम्पल जब हम $1.50 से इतनी सप्लाई करते हैं, जब $1.70 हो गया तो हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे। जब हम ज्वाइन करेंगे सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी हमने क्या कवर किया कि वाई इज डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वाई इज सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग। इसमें से आई कैन गारंटी फॉर श्योर एग्जाम में या तो डिमांड का क्वेश्चन पक्का आएगा या सप्लाई का क्वेश्चन पक्का आएगा। एक पक्का आएगा शॉर्ट, आपको ग्राफ यूज करना है, मेरे पॉइंटर्स यूज करने हैं। अगर आप ये सब मेंशन करते हैं तो आपको पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जब आप डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाला समझा रहे हो वहां आप डॉलर बताना, डॉलर के बाद डॉलर वाला पॉइंट बताना, लेकिन जब आप सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिख रहे हो तो आप उसकी जगह रुपी लिखना, ठीक है। वैसे ही जब आप डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बता रहे हो, यहाँ पे आप इंपोर्ट्स का बताना नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का बताना। ये ऑलरेडी आपके नोट्स पे गिवन है, बट मैं रिमेंबर थोड़ा सा ताकि आपको याद हो जाए क्या क्या पॉइंट लिखना है, इसलिए बता रही हूँ। फिर यहाँ पे आप आखिर में डिमांड के बारे में लिखोगे और यहाँ पे आप आखिर में सप्लाई के बारे में लिखोगे। ऐसे याद कर लो, DID, और इसका ऑपोजिट तो यहाँ है। जैसे कि अगर डिमांड का केस बता रहे हो, पहले आप डॉलर बताओगे, डॉलर महंगा हुआ सस्ता हुआ, इंपोर्ट्स बढ़े या कम हुए, फिर डिमांड पे क्या फर्क आया। यहाँ पे आप रुपी का बताओगे, रुपी बढ़ा या कम हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं या कम हुए, और फिर सप्लाई का बताओगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फॉरेन एक्सचेंज का ही करना है। पहले हम फॉरेन एक्सचेंज के कुछ 1 मार्कर्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे उसी पॉइंट पे फॉरेन एक्सचेंज की सेल और परचेज हो जाती है, और उस पॉइंट पे जो रेट होता है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी जाती है या पेमेंट दे दी जाती है। refers to the market, spot market refers to the market in which sale and purchase of foreign currency and their receipt and payment are settled immediately at the current rate. spot से पता चल रहा है उसी टाइम पे, मान लो कि $1 ₹70 का है, तो उसी पे हम वो डील डन कर देते हैं, रिसीट हो जाती है, जिसने पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट कर लेता है, जिसने पेमेंट रिसीव करनी होती है वो रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मतलब जो आगे कर रहा है, आगे हो रही है, आगे खींची जा रही है। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे सेल और फॉरेन एक्सचेंज एक फ्यूचर डेट पे कहते हैं कि मान लो हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से फॉरेन एक्सचेंज खरीदेंगे 30 दिसंबर को, लेकिन जो रेट है वो आज वाला अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे सपोज करो आज अगर, जैसे आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 30 जुलाई है, तो हमने कहा आज 30 जुलाई पे रेट जो चल रहा है वो डॉलर का सपोज करो ₹85 चल रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज बेचूंगी आज वाले रेट पे, बट कब बेचूंगी 30 दिसंबर को। इससे ये फायदा होता है कि तब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया या कम भी हो गया, बट जो रेट है वो आज वाला लगता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये मैंने बताया था, आपकी डोमेस्टिक करेंसी, आपकी कंट्री की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी है इस दुनिया में वो क्या है आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। रेफर्स टू द करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कुछ नहीं है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले क्या रेट है। जैसे कि मैंने बताया $1 मान लो 70 है, $1 मान लो 85 है, तो ये जो रेट है ना कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको कितने 70 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब कितने रुपीज देने पड़ेंगे 70, या आपको 70 रुपए चाहिए तो आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे $1। तो इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। नेक्स्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? अब देखो हमारे पास ना 3 तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं। एक्सचेंज रेट मतलब जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के बदले में एक्सचेंज करी जाती है, मिलती है। अब अगर वो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है तो उसे बोला जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट। वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, गवर्नमेंट ने एक बार फिक्स कर दिया तो वो लंबे टाइम तक वही रहता है। दूसरा होता है हमारा फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वो एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट नहीं, डिमांड और सप्लाई की जो मार्केट फोर्सेज है, जितनी मार्केट डिसाइड करती है कि मार्केट में जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। अब एक एक्सचेंज रेट जो यहाँ बीच में लिखा है जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या डर्टी फ्लोटिंग, ये हाफ तो फ्लेक्सिबल वैसा ही होता है, मतलब या आधा तो कुछ हद तक तो इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन कई बार जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंक्स का बैंक है जो हमने मनी एंड बैंकिंग में कवर किया था,
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कई बार बीच में आता है, कई बार वो बल्क में खरीद लेता है फॉरेन एक्सचेंज, और कई बार वो बल्क में बेच देता है फॉरेन एक्सचेंज। कब बेचता है, खरीदता है, अभी हम इसी ही क्लास में कवर करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है खैर। बट मैं ये बताना चाहती हूँ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है, एक ऐसा एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पर कई बार सेंट्रल बैंक इसमें बीच में इंटरफेयर करता है, कई बार वो बल्क में फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेता है, कई बार वो बल्क में फॉरेन एक्सचेंज बेच देता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अभी हमने जस्ट कवर किया, वही गिवन है। वो एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट के हाथ में है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स एक्सचेंज रेट स्टेबल है, ऑल लोग मैंने बताया ना, ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट कर रही है तो बार बार चेंज नहीं होता, ये स्टेबल है। लेकिन ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है, उसमें किसी का कंट्रोल है नहीं, तो वो डायनेमिक होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है उसके दो टाइप्स हैं, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसके भी दो टाइप्स होते हैं, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन नाम से समझ आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो गिर रहा होगा, और रीवैल्यूएशन से समझ आ रहा है कि बढ़ रहा होगा। इधर भी समझ आ रहा है ये गिर रहा होगा डेप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन का मतलब है बढ़ रहा होगा। बट फर्क क्या है, अगर ये भी गिर रहा है और ये भी गिर रहा है तो इनमें फर्क क्या रहेगा? फर्क इतना ही है कि ये वाला जो है डीवैल्यूएशन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, बट ये वाला जो डेप्रिसिएशन है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कवर कर रही है। एक बार इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। Devaluation is the fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency. Depreciation is fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency. आप कहोगे मैम सेम तो लिखा है, हाँ सेम लिखा है, लेकिन आगे के पॉइंट में फर्क है। दोनों में ही आपकी डोमेस्टिक करेंसी गिर रही है, बट यहाँ पे रीजन क्या है? गवर्नमेंट। बट यहाँ पे रीजन क्या है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये स्टेबल है, ये फ्लेक्सिबल है। ये फिक्स एक्सचेंज रेट का पार्ट है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है। तो आप देखोगे जो पॉइंट सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, जो मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट करा, सिर्फ उसका फर्क है, नहीं तो स्टेबल डायनेमिक हमने ऊपर ही पढ़ा, ये फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, आपको पता है। अब रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का डिफरेंस आप खुद बना सकते हो, इसलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं करा है, बट फिर भी मैं जिन स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है उनके लिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीवैल्यूएशन का अगर आप डिफरेंस लिखोगे एप्रिसिएशन के साथ तो क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वंस आई मेक द चेंजेस। तो रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन दोनों में ही इंक्रीज होता है, तो आप यहां लिखोगे इंक्रीज, फॉल की जगह इंक्रीज। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू गवर्नमेंट इज नोन एज, यहाँ ठीक कर लेना, रीवैल्यूएशन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। फिर ये स्टेबल है, ये फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, ये फ्लेक्सिबल है। तो बस आपको एक इंक्रीज ही लाइन चेंज करनी है, बाकी आपका सेम रहेगा। इसके अलावा एक ये छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है। मान लो पहले $1 50 का मिलता था, अब वही $1 60 का हो गया, महंगा हो गया डॉलर, और जो इंडियन रुपी है वो गिर गया। तो अगर ये जो चेंज आया, आपको इतना समझ आया? देखो, $1 के लिए पहले आपको 50 रुपए देने पड़ते थे, अब उसी $1 के लिए आपको 60 रुपीज देने पड़ेंगे। तो आपकी जेब से, आपकी पॉकेट से 10 रुपीज एक्स्ट्रा जाएंगे, राइट? तो इसका मतलब डॉलर क्या हो गया? महंगा हो गया। और डॉलर महंगा हो गया तो रुपी क्या हो गया? सस्ता हो गया, गिर गया, चीपर हो गया। अब बात ये है कि मान लो ये जो रुपी गिरा है, वो मुझे बात बताओ, वो डेप्रिसिएशन है या डीवैल्यूएशन है? तो इसका ये आंसर यहाँ पे गिवन है कि अगर ये मार्केट की वजह से होगा तो ये डेप्रिसिएशन होगा, और अगर ये गवर्नमेंट की वजह से होगा तो ये डीवैल्यूएशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा डॉलर है वो महंगा हुआ है, तो ये एप्रिसिएशन है या क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन है। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर ये मार्केट की वजह से हुआ है तो ये एप्रिसिएशन है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ है तो ये रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यू हुआ है हमारा डॉलर। आई होप सबको क्लियर होगा। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है बीओपी में, जो हम आज की ही क्लास में कवर करेंगे। बीओपी में कई बार, सॉरी नॉट बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज में हमारा एक छोटा सा टॉपिक ही रहता है, वो भी हम आज की क्लास में ही कवर करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज में यूजुअली
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट समटाइम्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का फर्क क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन में वो डायरेक्ट आपको देगा प्राइस या फिर इंडियन रुपी, इंडियन डॉलर बढ़ रहा है घट रहा है, और फिर वो आपसे डिमांड एंड सप्लाई पूछेगा। बट कई बार वो आपको डिमांड एंड सप्लाई देगा, मतलब आपको बताएगा डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है, और वो आपसे कुछ किसी और चीज पे इफेक्ट पूछेगा। तो जब भी वो आपको ये बोल दे कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई गिर गई, जब वो आपको डायरेक्ट डिमांड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन देते तो समझ जाना वो सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क आएगा। अभी जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वहां मैंने आपको बताया था कि प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, बट जो ये क्वेश्चन है इसमें इन्होंने हमसे प्राइस के बारे में ही पूछ लिया। तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ गए। इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ गए मतलब हम लोग बाहर गुड्स ज्यादा बेच रहे हैं। अगर हम लोग बाहर गुड्स ज्यादा बेच रहे हैं तो बाहर से पेमेंट आएगी, तो हमारे केस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, एक हमारा होता है, ये होता है डिमांड कर्व, हमने पढ़ा था डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये होता है सप्लाई कर्व। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ गई है तो सप्लाई कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्योंकि टैब पे विद द हेल्प ऑफ अ पेन ड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरी जो लाइंस है वो ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेट नहीं है या इतनी प्रॉपर नहीं है, बट आप इस डायग्राम को रेफर करना व्हेन एवर यू आर रिवाइजिंग। ठीक है, तो बढ़ गया सप्लाई एक्सचेंज राइट पर शिफ्ट हो गया। तो पहले रेट था ये, लेकिन अब जो नया सप्लाई है और जो पुराना डिमांड है वो यहां मिल रहे हैं, तो अब फॉरेन एक्सचेंज रेट ये हो जाएगा। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया, गिर गया। सो हम यही बोलेंगे सप्लाई कर्व, दोबारा से समझते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा डिमांड कर्व है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। जहां पे ये दोनों मिले ये हमारा एक्सचेंज रेट है और ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब होता क्या है, जब इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो डिमांड ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो ज्यादा हम गुड्स बाहर बेचेंगे, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगी। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ गई तो मैंने फॉरेन एक्सचेंज को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सप्लाई जो है वो बढ़ गई। एस जो सप्लाई कब है वो एस से एस डैश पे शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पुराना डिमांड और नया सप्लाई है। तो नया सप्लाई यहाँ है और पुराना डिमांड तो ये रहा। तो ये जो नया बनेगा, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है, जो ये दूसरी वाली लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको आप कट कर देना, इसकी जगह मेरा जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना। तो आप देखोगे जब आपका प्राइस गिरा फॉरेन एक्सचेंज का, तो जब आपका सप्लाई बढ़ा उसकी वजह से आपकी फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है वो गिर गया। तो फॉरेन एक्सचेंज गिर गया मतलब डॉलर सस्ता हो गया और इंडियन रुपी महंगा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपको ये बताया था कि जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है या जो डर्टी फ्लोटिंग होती है वो एक ऐसा एक्सचेंज रेट होता है विच इज मैनेज्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन समटाइम्स सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि सेंट्रल बैंक क्या करता, जो हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो एक ऐसा एक्सचेंज रेट होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट कई बार सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, बीच में आता है। कई बार वो बल्क में फॉरेन एक्सचेंज खरीद देता है, कई बार बल्क में फॉरेन एक्सचेंज बेच देता है, यानी वो कई बार बल्क बायर का काम करता है और कई बार वो बल्क सेलर का काम करता है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगी कब वो बल्क सेलर का काम करता है और कब वो बल्क बायर का काम करता है। तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी, What central bank will do if foreign exchange rate is very high? सेंट्रल बैंक क्या करेगा जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा है। सपोज करो इस केस में अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा है, मतलब मान लो कि $1 डबल से भी ज्यादा हो गया, तो सेंट्रल बैंक ना को इस सिचुएशन को करेक्ट करना होता है। अगर रेट बहुत ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक जाता है मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज खरीद के ले आता है। जब वो फॉरेन एक्सचेंज खरीद के ले आता है तो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है मार्केट में
अगर हम इसको ग्राफ से समझें, होता क्या है कि जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, बीच में आता है, और फॉरेन एक्सचेंज का रेट हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो आके अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बेच देता है, वो एक्ट करता है एज अ बल्क सेलर। जब वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेच देता है तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। तो ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि क्या होगा इस केस में, ग्राफ से समझ लो एक बार। ये आपका फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। थोड़ा सा स्ट्रेट बनाती हूँ। तो होगा क्या, जब वो आके मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज बेचेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले यहाँ बन रहा था एक्सचेंज रेट और ये इक्विलिब्रियम था, अब सप्लाई कर्व शिफ्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम ई से ई डैश पे आ जाएगा, और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था जो पहले बढ़ा हुआ था वो गिर जाएगा। तो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। अगर रेट बहुत कम है तो वो मार्केट में आएगा और मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेगा, बल्क बायर का काम करेगा, बल्क में खरीद लेगा फॉरेन एक्सचेंज। जब वो बल्क में खरीद लेगा तो अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ेगा, जब वो बल्क में खरीदेगा तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। ग्राफ से समझ लेते हैं, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड कर्व आ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब डिमांड कर्व, आप जब न्यू डिमांड कर्व बनाते हो वो आपको डॉटेड बनाना चाहिए, तो मैं डॉटेड बना देती हूँ। तो पहले यहाँ पे था आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब यहाँ नई इक्विलिब्रियम बनेगा तो यहाँ बनेगा, तो ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, और वो जो सिचुएशन थी रेट जब बहुत लो था वो सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट फॉरेन एक्सचेंज कवर किया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा हमने अभी तक नेशनल इनकम यूनिट कवर करी है अपने चैनल पे, मनी एंड बैंकिंग कवर करी है, फॉरेन एक्सचेंज किया है। इसके बाद हम बीओपी लाएंगे। अगर आप इस वंस मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होती है, विल फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11, इंडियन स्टैटिस्टिक्स, तो इंडियन इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आपको ऐसा टॉपिक लगता है जो मुझे पहले कवर करना चाहिए बिकॉज आपके स्कूल एग्जाम में आ रहा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज चलूंगी, चैप्टर वाइज चलूंगी। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि मैम हमें ये पहले करा दो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।